हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे वेयर हाउसिंग। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, वेयर हाउसिंग क्या है। एक तरह का फैसिलिटी दिया गया है इंपोर्टर को कि अगर वो चाहे तो विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, बिना कस्टम ड्यूटी पे किए अपने गुड्स को वेयर हाउस करवा सकता है। ठीक है। सो देखो, जनरली क्या होता है, आप जब भी गुड्स को इंपोर्ट करते हो इंडिया के अंदर तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। लेकिन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी क्या बोलता है कि अगर आप चाहो तो बिना कस्टम ड्यूटी पे किए भी आप अपने गुड्स को वेयर हाउस करवा सकते हो। और कस्टम ड्यूटी कब पे करना है, जब आप वेयर हाउस से गुड्स को क्लियर करवाओगे फॉर होम कंजप्शन, वो टाइम पे आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पर दो कंडीशन है। तो देखो, सबसे पहले जब भी किसी इंपोर्टर को यहाँ पर वेयर हाउसिंग का प्रोविजन का फैसिलिटी लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको एक बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा। ठीक है। सो ही शुड बाइंड हिमसेल्फ टू पे टू द गवर्नमेंट अ सम इक्वल टू थ्राइस द अमाउंट ऑफ टोटल ड्यूटी डिटरमाइंड। जितना आपका ड्यूटी पेबल है उन गुड्स के रिगार्डिंग, उस अमाउंट का 3 गुना अमाउंट का आपको यहाँ पर बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा। साथ में श्योरिटी और सिक्योरिटी एज मे बी रिक्वायर्ड, जो भी यहाँ श्योरिटी या सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पर आपको फर्निश करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या बोला है कि आपको यहाँ पर एग्री करना पड़ेगा कि भैया जब भी मैं गुड्स को यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा फॉर होम कंजम्पशन, वो टाइम पे मैं ड्यूटी का पेमेंट कर दूंगा। ठीक है। सो आप देखो, यहाँ पर दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है, जब आप गुड्स को यहाँ पर वेयर हाउस में रखवा रहे हो तो आपको इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। सो इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री टू गेट द गुड्स वेयर हाउस एंड एग्जीक्यूट बॉन्ड टू कवर द रिस्क ऑफ कस्टम ड्यूटी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सो आप ये बॉन्ड फर्निश करके अपने गुड्स को वेयर हाउस में रखवा सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट, जब भी आप गुड्स क्लियर करवाओगे उस टाइम पे आपको एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा टू क्लियर द गुड्स एंड पे एडिशनल ड्यूटी। जितना आपका ड्यूटी पेबल है, जब आप गुड्स को क्लियर करवा के अपने फैक्ट्री में ला रहे हो वो टाइम पे आप कस्टम ड्यूटी पे कर दोगे। अब देखो, अगर मान लो नॉर्मल केस जो होता है जिसमें मैं अगर गुड्स यहाँ पर इंपोर्ट कराया वो टाइम पे ही मैं क्लियर करवा देता हूँ, तो उस केस में मैं गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी पे करूंगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स को वेयर हाउसिंग करवा रहा हूँ, तो वो टाइम पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो डिले हो रहा है। अब गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिले हो रहा है तो उस केस में यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब भी आप गुड्स को यहाँ वेयर हाउस से क्लियर करवाओगे वो टाइम पे आपको कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा और साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब देखो, नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग। तो कितने तरह के वेयर हाउस है, तो 3 तरह के वेयर हाउस यहां पर दिए हुए हैं। सबसे पहला है पब्लिक वेयर हाउस, फिर प्राइवेट वेयर हाउस एंड स्पेशल वेयर हाउस। ठीक है। पब्लिक वेयर हाउस क्या है, तो देखो, जब भी आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो आपके जो भी ड्यूटेबल गुड्स है वो यहां पर डिपॉजिट करा सकते हो पब्लिक वेयर हाउस में। कौन करा सकता है, तो बोला है एनी इंपोर्टर, कोई भी इंपोर्टर यहां पर अपने पब्लिक वेयर हाउस में गुड्स को रखवा सकता है। प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है, जहां पर ड्यूटेबल गुड्स इंपोर्टेड ओनली बाय लाइसेंसी आर डिपॉजिटेड। अगर किसी व्यक्ति ने लाइसेंस ले रखा है, सिर्फ वो व्यक्ति ही यहां पर प्राइवेट वेयर हाउस में गुड्स को रख सकता है। ठीक है। जैसे अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, तो इन्होंने अगर कोई भी लाइसेंस लिए हुए, इनका रोज का काम है, तो उस केस में जो लाइसेंसी है वो ही अपने गुड्स को यहां पर रखवा सकता है। अब इन दोनों ही केसेस में, पब्लिक वेयर हाउस एंड प्राइवेट वेयर हाउस, दोनों ही केस में क्या बोला है कि ये कंट्रोल जो है रिकॉर्ड बेस्ड रहेगा। मतलब जो कस्टम अथॉरिटी है उनका सिर्फ रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल रखेंगे, कितने गुड्स जमा हुआ है, कितने गुड्स रिमूव हुए, सिर्फ उसका ट्रैक रखेंगे। ठीक है। दे आर नॉट अंडर फिजिकल कंट्रोल ऑफ द कस्टम्स अथॉरिटी, दैट इज नॉट अंडर द लॉ ऑफ कस्टम्स। फिजिकल कंट्रोल किसी भी तरह का कस्टम अथॉरिटी का नहीं रहेगा, जो व्यक्ति के गुड्स है वही यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल रखेगा। ठीक है। कस्टम अथॉरिटी सिर्फ यहाँ पर रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल मेंटेन करेगी। नेक्स्ट क्या दिया है, स्पेशल वेयर हाउस। अब स्पेशल वेयर हाउस क्या होता है, तो देखो, इट रिमेन्स अंडर फिजिकल कंट्रोल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। जो कस्टम्स का अथॉरिटी है उनके कंट्रोल में यहाँ पर गुड्स रखे जाते हैं अंडर कस्टम्स लॉ। ठीक है। नो पर्सन विल एंटर द वेयर हाउस और रिमूव एनी गुड्स देयर फ्रॉम विदाउट द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। आपको अगर गुड्स को वेयर हाउस से निकालना है तो आपको यहां पर परमिशन लेना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर का। और ओनली द ड्यूटेबल गुड्स नोटिफाइड बाय सीबीआईसी में बी डिपॉजिटेड इन स्पेशल वेयर हाउस। अब जो गुड्स नोटिफाई किए सिर्फ वही यहां पर स्पेशल वेयर हाउस में रख सकते हो। कौन से गुड्स वेयर हाउस में रख सकते हो, तो देखो, यहां पर नोटिफाई किए हुए हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी प्रीशियस मेटल स्टोन्स हो गए या हेजार्डियस गुड्स हो गए, है ना। सो ये लिस्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हो कि जो गुड्स नोटिफाई किए हैं वो यहां पर स्पेशल वेयर हाउस में रखे जाएंगे। सो आपको यहां पर क्लियर हुआ, 3 तरह के वेयर हाउस हमने देखा है, पहला पब्लिक वेयर हाउस और दूसरा प्राइवेट वेयर हाउस। दोनों के केस में क्या बोला है, पब्लिक वेयर हाउस में सिर्फ पब्लिक वेयर हाउस के केस में ऑल इंपोर्टर, एनी इंपोर्टर यहां पर गुड्स को रख सकता है, और प्राइवेट वेयर हाउस के केस में सिर्फ जो लाइसेंसी है वही यहां पर गुड्स को इंपोर्ट करवा के वेयर हाउस करवा सकता है। ठीक है। यहां पर कंट्रोल रहेगा रिस्क, यहां पर सिर्फ रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल रहेगा। स्पेशल वेयर हाउस के केस में क्या है, फिजिकल कंट्रोल रहेगा कस्टम्स अथॉरिटी का, और जो भी गुड्स नोटिफाई किए हैं वो यहां पर रखवा सकते हो। अब देखो,
जो भी ये गुड्स को आपको रखना है, चाहे पब्लिक वेयर हाउस में रखना हो, प्राइवेट वेयर हाउस में रखना है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। स्पेशल वेयर हाउस में तीनों के आपको लाइसेंस मिलता है। अब जो लाइसेंस आपको दिया गया है वो यहाँ पर रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है एनुअली, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड टू रिन्यू एनुअली। एक बार आपको लाइसेंस मिल गया तो वो आपके लिए हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। एंड इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। अगर मान लीजिए लाइसेंस मुझे मिला है, चेतन शिमाली को लाइसेंस मिला है, तो वो मैं किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन वो जो लाइसेंस है मेरा, वो यहां पर वैलिड रहेगा टिल इट्स कैंसलेशन और सरेंडर। जिस टाइम तक कैंसिल नहीं हो जाता या सरेंडर नहीं कर देता तब तक यहां पर वैलिड रहेगा, ठीक है। एंड लाइसेंस वुड बी कैंसल्ड ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द लाइसेंसी। जिस टाइम पे आप रिटर्न रिक्वेस्ट करोगे उस केस में लाइसेंस यहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 58B, जो बात करता है कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस। तो देखो, जब भी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को ऐसा लगता है कि आपने जो भी लाइसेंसी है उसने कोई भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया है या फिर कोई भी कंडीशंस को ब्रीच किया है, ठीक है, आपको जिस कंडीशन पे वेयर हाउस में गुड्स रखवाए गए थे वो कंडीशंस ब्रीच किए हैं या फिर कस्टम्स लॉ के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया है, उस केस में प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम चाहे तो आफ्टर गिविंग द पर्सन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यहां पर आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई इंक्वायरी चल रहा है, अभी तक कैंसिल नहीं किया लाइसेंस, ठीक है, बट कोई इंक्वायरी आपका चल रहा है, वो टाइम पे जो भी ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस ऑफ द वेयर हाउस में बी सस्पेंडेड। मतलब आप जो है कोई भी फ्रेश गुड्स वहां पर वेयर हाउस में नहीं रखवा सकते, ठीक है। वो टाइम पीरियड में आपके जो भी पुराने गुड्स है जो ऑलरेडी वेयर हाउस में रखे हुए हैं उन पर जो है वेयर हाउसिंग प्रोविजन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कोई भी फ्रेश गुड्स आप वहां पर डिपॉजिट नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपका लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया गया, उस केस में आपको गुड्स को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करोगे? तो देखो, बाय रिमूव फ्रॉम सच वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस। या तो आप उस वेयर हाउस से गुड्स को किसी अनदर वेयर हाउस में लेकर के जाओ, या फिर आप उसको क्लियर कर दो फॉर होम कंजप्शन, या फिर उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। सो इस तरह से आपको गुड्स को रिमूव करना पड़ेगा। कितने टाइम पीरियड में करना है? तो देखो, रिमूव विद इन 7 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर। और ये 7 days का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन सफिशिएंट कॉस्ट, ठीक है। सो नॉर्मली जिस दिन आपको कैंसलेशन ऑर्डर मिला उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको गुड्स को रिमूव कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 59, जो बात करता है वेयर हाउसिंग बॉन्ड। हमने देखा कि देखो, जब भी इंपोर्टर को गुड्स को वेयर हाउस में रखवाना है तो उसको बॉन्ड यहां पर फर्निश करना पड़ता है, ठीक है। और साथ में वो बाइंड करेगा अपने आप को दैट ही एन इंपोर्टर एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड बाइंड्स हिमसेल्फ टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ कस्टम लॉ। वो सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करेगा, साथ में वो पे कर देगा। अगर कोई डिमांड नोटिस उस पर सर्व होता है तो जो भी ड्यूटी पेबल है या कोई भी इंटरेस्ट है वो सारा अमाउंट वो पे कर देगा। और अगर उसने कस्टम्स लॉ के कोई भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया है और उसके ऊपर पेनल्टी या फाइन लगाया गया, उस केस में वो यहां पर पेनल्टी और फाइन भी पेमेंट कर देगा, ठीक है। सो वो बॉन्ड फर्निश कर रहा है, साथ में ये सारी चीजों का भी यहां पर एग्री करेगा। अब बॉन्ड कितने तरह के होते हैं? तो देखो, 2 तरह के यहां पर बॉन्ड दिए हुए हैं। सबसे पहले होता है कंसाइनमेंट बॉन्ड और दूसरा होता है जनरल बॉन्ड। कंसाइनमेंट बॉन्ड क्या होता है? तो देखो, बॉन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट। मान लीजिए मेरा कोई भी पर्टिकुलर कंसाइनमेंट आ रहा है नेपाल से या फिर चाइना से कोई मेरा कंसाइनमेंट आ रहा है, तो उस केस में सिर्फ उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए जो मैं बॉन्ड फर्निश करूंगा उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट बॉन्ड, ठीक है। इस केस में कितना अमाउंट रहेगा? तो देखो, थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी असेस्ड। जितना आपका ड्यूटी पेबल है उसका 3 गुना आपको यहां पर बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा। साथ में अगर रिक्वायर है तो सिक्योरिटी भी फर्निश करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो फर्स्ट केस क्लियर है जो कंसाइनमेंट बॉन्ड की बात करता है। अब देखो, दूसरा केस क्या है? जनरल बॉन्ड। अब मान लीजिए कोई अडानी वाला है, रिलायंस वाला है, जिनके हर रोज यहां पर कोई ना कोई कंसाइनमेंट आ रहे हैं। उस केस में वो बार बार तो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनमेंट बॉन्ड नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार लेना पॉसिबल नहीं हुआ, तो इसलिए क्या करते हैं, वो जनरल बॉन्ड यहां पर ले लेते हैं। ये केस में क्या बोलता है? तो देखो, एसी और डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर अगर चाहे तो वो परमिट करेंगे इंपोर्टर को टू एग्जीक्यूट जनरल बॉन्ड, ठीक है। किसी इंपोर्टर को वो परमिशन दे देंगे तो उस केस में वो जनरल बॉन्ड यहां पर फर्निश कर सकता है। ये क्या होता है? ये एक तरह का रनिंग अकाउंट आपका मेंटेन होता है। देखो, जब भी आप बार बार किसी दुकानदार से भी कोई सामान खरीदते हो तो वो क्या करता है? आपका खाता चला देता है। उसी तरह से यहाँ पर एक रनिंग अकाउंट मेंटेन होता है। जब भी आप गुड्स को वेयर हाउस में रखवाओगे तो वो यहाँ पर अकाउंट जो है डेबिट कर दिया जाएगा, और जब वो गुड्स को क्लियर करवा रहे हो, एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो, उस केस में वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आपका अकाउंट यहाँ पर मेंटेन होता है। गुड्स आते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं और फिर रिमूव हो जाते हैं, नेक्स्ट गुड्स दूसरे गुड्स आते हैं, ठीक है। तो एक जनरल बॉन्ड यहाँ पर आपको फर्निश करना रहता है। इस बॉन्ड का अमाउंट कितना होगा? देखो, कंसाइनमेंट बॉन्ड के केस में तो हमने देखा था 3 गुना आपको यहाँ पर पे करना है। जनरल बॉन्ड के केस में यहाँ पर जो अमाउंट है वो डिसाइड करेगा असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर। और वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इंपोर्ट्स एंड ड्यूटी इन्वॉल्व, ठीक है। पास्ट में जितना इंपोर्ट किया या कितना ड्यूटी पेबल किया उसके बेसिस पे, या फिर जो भी एंटिसिपेटेड इंपोर्ट्स है या फिर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे एसी और डीसी यहाँ पर आपका बॉन्ड का अमाउंट डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है? दोनों ही बॉन्ड, कंसाइनमेंट बॉन्ड और जनरल बॉन्ड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं
above bond will continue to be valid even if the goods are transferred to another warehouse। मान लीजिए मैंने एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में गुड्स को ट्रांसफर किया है, उस केस में भी ये बॉन्ड वैलिड रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं गुड्स को ही यहां पर ट्रांसफर कर दे रहा हूं, मेरे गुड्स थे और मैंने वेयरहाउस से ही गुड्स को सेल कर दिया दूसरे वेयरहाउस में किसी दूसरे पर्सन को, उस केस में यहां पर बॉन्ड जो है आपको जो भी ट्रांसफरी है, जिस व्यक्ति ने गुड्स को बाय किया है उस व्यक्ति को यहां पर एक फ्रेश बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और साथ में सिक्योरिटी भी फर्निश करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अगर एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो तो बॉन्ड वैलिड रहेगा, लेकिन आपने गुड्स को ही बेच दिया है, किसी और को ट्रांसफर कर दिया, उस केस में जो ट्रांसफर ही रहेगा उसको यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर नया एक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और साथ में सिक्योरिटी भी फर्निश करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन नंबर 60 जो बात करता है परमिशन फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर डिपॉजिटेड इन वेयरहाउस। अब देखो हमने क्या देखा अभी तक कि आपको जो है आप इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके गुड्स को वेयरहाउस करवा सकते हो। कितने तरह के वेयरहाउस है वो हमने देखे, पब्लिक वेयरहाउस, प्राइवेट वेयरहाउस एंड स्पेशल वेयरहाउस। उसके बाद आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हो तो। अगर आपका लाइसेंस कैंसिल किया तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिमूव करना पड़ेगा सारे गुड्स को। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि अगर आपकी सारी प्रोविजंस आप कंप्लाई कर देते हो, आप बॉन्ड फर्निश कर देते हो, सारी चीजें प्रॉपर है, ठीक है, जब इंपोर्टर फर्निश कर देता है बॉन्ड और सिक्योरिटी, उस केस में प्रॉपर ऑफिसर आपको यहाँ पर परमिशन दे देगा टू डिपॉजिट गुड्स इन वेयरहाउस। ठीक है, तो सेक्शन 60 के अंदर वो यहाँ पर परमिशन दे देगा। और परमिशन कैसे देगा, तो वो कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर यहाँ पर आपको पास करेगा और आप अपने गुड्स जो है वेयरहाउस में डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 61 जो बात करता है पीरियड फॉर विच गुड्स में रिमेन इन वेयरहाउस। अब कितने टाइम पीरियड के लिए आप गुड्स को वेयरहाउस में रखवा सकते हैं। ठीक है, एक बार मेरे गुड्स वेयरहाउस में आ गए तो कितना टाइम पीरियड आप रख सकते हो। तो देखो यहाँ पर 2 सिनेरियोस दिए। पहला सिनेरियो क्या बोलता है कि अगर कोई भी गुड्स इंपोर्ट किए आपने और वो किसने किया, कोई भी 100% ईओयू है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, इन्होंने कोई भी गुड्स को वेयरहाउस किया है, उस केस में अगर वो गुड्स कैपिटल गुड्स है, उस केस में टिल द क्लियरेंस ऑफ वेयरहाउस, जिस टाइम तक आप गुड्स को क्लियर नहीं करवाते हो तब तक आप रख सकते हो। ठीक है, आपका मर्जी चाहे उतना टाइम आप वेयरहाउस में गुड्स रखवा सकते हो। नेक्स्ट, अगर कोई अदर गुड्स है उस केस में टिल द कंजम्पशन और क्लियरेंस फ्रॉम वेयरहाउस। तो अगर 100% ईओयू है या फिर ईएचटीपी है या फिर एसटीपी है, उनके केस में यहां पर जब तक आप गुड्स क्लियर नहीं करवाओगे तब तक आप गुड्स को वेयरहाउस में रखवा सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन कोई अदर केस है, इनके अलावा किसी व्यक्ति ने गुड्स को वेयरहाउस में रखवाया है, उस केस में क्या बोला है, टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन वेयरहाउस। देखो जिस टाइम पे आपको ऑर्डर मिला, यहां पर सेक्शन नंबर 60 में आपको ऑर्डर पास किया जाएगा, तो परमिट किया जाएगा गुड्स को वेयरहाउस में रखने का, वहां से आपको 1 साल तक के लिए आप गुड्स को यहां पर वेयरहाउस करवा सकते हैं। ये जो 1 साल का टाइम पीरियड है, ये प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर चाहे तो उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं, तो देखो 1 ईयर एट ए टाइम, मतलब एक बार में वो 1 साल के लिए यहां पर पीरियड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी गुड्स का शेल्फ लाइफ कम है उस केस में ये टाइम पीरियड रिड्यूस भी किया जा सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के द्वारा। अब मान लीजिए आपने गुड्स को यहां पर वेयरहाउस में रखवा दिया है, आपका टाइम पीरियड हमने देखा कि अगर ये 100% ईओयू या ईएचटीपी या एसटीपी है तो उस केस में कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप टिल द क्लियरेंस तक आप गुड्स को रखवा सकते हो। अदर केसेस में 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया है। अब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का पेमेंट क्यों करेंगे, तो देखो अगर मैं गुड्स को जब इंपोर्ट किया तभी क्लियर करवा देता तो मेरे को यहाँ पर कस्टम ड्यूटी पे कर देता, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाता। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स को वेयरहाउस में रखवा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, रेवेन्यू डिले हो रहा है, गवर्नमेंट का डिले हो रहा है, तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी यहाँ पर गवर्नमेंट कंसिडर करेगा और आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, सो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें अगर गुड्स जो इंपोर्ट किए गए वो बाय 100% ईओयू या ईएचटीपी या फिर एसटीपी के द्वारा किए गए, उस केस में कोई इंटरेस्ट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना कोई टाइम लिमिट दिया था वेयरहाउस में रखने का गुड्स को और ना ही कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जितने टाइम पीरियड आपको रखना है गुड्स आप रख सकते हो बिना विदाउट पेमेंट ऑफ एनी इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई अदर केस है उस केस में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट विल बी पेबल इफ गुड्स रिमेन इन द वेयरहाउस बियॉन्ड 90 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन वेयरहाउस अंडर सेक्शन 60 इज मेड। अब देखो जिस टाइम पे आपको ऑर्डर मिला उसके 90 डेज तक आप अगर वेयरहाउस में गुड्स रखते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, लेकिन उसके बाद जो है आपको 91st डे से यहां पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितनी रेट से, तो 15% पर एनम। अब देखो हमने जितनी बार गवर्नमेंट की रेट्स देखी है वो 18% की बात करता है, यहां पर आपको याद रखना 15% की रेट से इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करोगे, तो जितना आपका ड्यूटी पेबल है, जितना उन गुड्स पे, इंपोर्टेड गुड्स पे जितना ड्यूटी पेबल है उस अमाउंट पे आपको जो है 15% की रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कब से चालू होगा, तो देखो जब आपके 90 डेज एक्सपायर हो जाते हैं तो 91st डे से आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हो जाएगा टिल द एक्चुअल पेमेंट ऑफ
कस्टम ड्यूटी, ठीक है, जब आप गुड्स को क्लियर करवाते हो वो टाइम तक का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है, द सीबीआईसी बोर्ड में वेव द इंटरेस्ट होली और पार्टली इन इंडिविजुअल केसेस बाय एड ऑफ ऑर्डर और बाय नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ गुड्स। अगर सीबीआईसी चाहे तो आपका जो है इंटरेस्ट का यहाँ पर वेव ऑफ कर सकती है। नेक्स्ट, अगर बोर्ड चाहे तो कोई नोटिफाई कर सकती है कुछ क्लास ऑफ गुड्स को, उनके रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन फर्स्ट डे से ही यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। जब आपको ऑर्डर मिला अंडर सेक्शन 60, परमिशन ऑर्डर दिया जाता है वेयरहाउस में रखने का, वहां से ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू हो जाएगा अगर सीबीएसई कोई ऐसे गुड्स को नोटिफाई करता है, ठीक है। बाकी जनरली नॉर्मल केस में क्या होता है, 90 डेज तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 91st डे से आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। अब यहां पर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया हुआ है प्रतिभा प्रोसेसर्स का, ठीक है। यहां पर क्या बोला है कि अगर आपका कोई भी कस्टम ड्यूटी पेबल नहीं है, उस केस में आप पर कोई भी इंटरेस्ट भी आपको यहां पर पे करने की जरूरत नहीं है। हमने यहां पर क्या देखा था कि 15% की रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कौन से अमाउंट पे, जितना आपका ड्यूटी पेबल है। अगर ड्यूटी पेबल ही नहीं है, नो ड्यूटी पेबल है, उस केस में इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट इज मियरली एन एसेसरी टू प्रिंसिपल। अगर ड्यूटी पेबल है तो इंटरेस्ट लगेगा ना, ड्यूटी ही एग्जम्प्ट है, उस केस में आपको इंटरेस्ट का पेमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी दिया हुआ है कंपाइलर में, सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पर लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गुड्स विच आर नॉट रिमूव फ्रॉम वेयरहाउस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड परमिटेड। अब देखो मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहां पर टाइम लिमिट कितना दिया था कि 1 ईयर तक मैं गुड्स को वेयरहाउस में रखवा सकता हूं, बट मैंने जो लाइसेंस लिया है वो 6 मंथ के लिए लिया, ठीक है। सो 6 महीने तक मैंने लाइसेंस लिया कि मैं अपने गुड्स को वेयरहाउस में रखूंगा। अब मान लीजिए ये 6 महीने के टाइम पीरियड में मैंने गुड्स को रिमूव नहीं किया, ठीक है, और उसके बाद भी टाइम पीरियड लग गया, तो हमने वैल्यूएशन चैप्टर में क्या देखा था, ये देखो रेट ऑफ ड्यूटी हमने देखा था, एक चार्ट से समझा था कि कौन से दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लेना है। उसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी गुड्स आप वेयरहाउस करवाते हो, उस केस में जब आप एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, जब उन गुड्स को क्लियर करवा रहे हो फॉर होम कंजम्पशन, वो डेट का आपको रेट ऑफ ड्यूटी लेना है, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है कि मुझे परमिशन मिली थी कि 6 महीने तक ही मुझे गुड्स को रखना है, लेकिन मैं उसके बाद भी गुड्स वेयरहाउस में ही पड़ा है, उस केस में रेट ऑफ ड्यूटी क्या लगेगा, तो देखो मान लीजिए 6 महीने का टाइम पीरियड दिया था और मैं उसके 15 दिन बाद 15 डेज के बाद में अगर मैं गुड्स को क्लियर करवा रहा हूं वेयरहाउस है, तो उस केस में रेट ऑफ ड्यूटी क्या लगेगा, तो यहां पर बोला है कि जब आपका जो परमिशन दिया था वो टाइम पीरियड जब एक्सपायर होगा, वही टाइम पीरियड का आपको रेट ऑफ ड्यूटी लेना है, ठीक है, ना कि वो दिन जब आप गुड्स को क्लियर करवा रहे हो। तो ये प्रोविजन क्या बोला, तो देखो goods which are not removed from the warehouse after the expiry of the period permitted for warehousing or extended are deemed to be improperly removed, ठीक है, वो improperly removed माने जाएंगे, और the rate of duty applicable in such case will be the rate in force on the date of deemed removal। जब आपका डीम्ड रिमूवल था, जिस दिन आपका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, 6 मंथ एक्सपायर हो गए, वो टाइम पे आपको यहां पर रेट ऑफ ड्यूटी ले लेना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 64 जो बात करता है ऑनर्स राइट टू डील विद वेयरहाउस गुड्स। अब देखो ऑनर के क्या क्या राइट है, इसके रिगार्डिंग भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्या क्या राइट्स होते हैं, तो देखो ऑनर क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है जो भी गुड्स उसने वेयरहाउस में रखवाए हैं, या फिर शो द गुड्स फॉर सेल, अगर वो गुड्स को सेल करना चाह रहा है तो वो जो भी उसके पार्टी है, जो भी कस्टमर है, उनको यहाँ पर शो कर सकता है कि ये गुड्स हमने मंगवाए हैं। नेक्स्ट सॉर्ट कर सकता है गुड्स को, माल जमाना है उसको तो वो कर सकता है। और नेक्स्ट क्या दिया, इंश्योर दैट द गुड्स डू नॉट डिटोरिएट और गेट्स डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज इन द वेयरहाउस। सो ये 4 चीजें वो कर सकता है, ठीक है, जब गुड्स वेयरहाउस में है। अदरवाइज यहां पर कोई भी अलग चीजें वो नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी ऑनर को कोई सैंपल लेना है गुड्स का, तो वो यहां पर नहीं ले जा सकता। आप पहले गुड्स को यहां पर ड्यूटी पे करो, उसके बाद ही आप वो सैंपल ले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मली आपको यहां पर 4 राइट्स ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 65 जो बात करता है मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस इन रिलेशन टू गुड्स इन वेयरहाउस। अब देखो जब भी मेरे गुड्स वेयरहाउस में रखे हुए हैं, तो मैं यहां पर मैन्युफैक्चरिंग या अदर यहां पर कोई भी प्रोसेसिंग करना चाहूं वो भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। सो विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, द ओनर ऑफ द वेयरहाउस गुड्स may carry on any manufacturing process or other operations in relation to the warehouse goods in a private or special bonded warehouse। कौन से वेयरहाउस, देखो हमने 3 वेयरहाउस पढ़े थे, पब्लिक वेयरहाउस, प्राइवेट वेयरहाउस एंड स्पेशल वेयरहाउस। यहां पर क्या बोला है, अगर आपके गुड्स प्राइवेट वेयरहाउस में है या फिर स्पेशल बॉन्डेड वेयरहाउस में, इस केस में आप अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स का परमिशन लेकर के कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या कोई भी अदर ऑपरेशंस करवा सकते हो, ठीक है। पब्लिक वेयरहाउस के केस में ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ प्राइवेट और स्पेशल बॉन्डेड वेयरहाउस में ही आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अब मान लीजिए मैंने गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग किया, वेयरहाउस में जाकर के ही किया, तो उस केस में अगर जो मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, जो प्रोड्यूस गुड्स है, अगर मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कोई भी यहां पर रबर इंपोर्ट किया, ठीक है,
फिर मैं वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, टायर बना रहा हूँ, तो टायर बना करके मैं बेच रहा हूँ। अगर मैं वो टायर बना करके एक्सपोर्ट कर रहा हूं, उस केस में ड्यूटी फुल्ली रेमिटेड, मतलब आपको कोई भी ड्यूटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं, ठीक है, नो कस्टम ड्यूटी विल बी पेबल। अगर मेरा जो फिनिश प्रोडक्ट है वही मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। सेकंड केस क्या बोला है, जब मैं गुड्स को क्लियर करवा रहा हूं फॉर होम कंजम्पशन, मतलब डीटीए में सेल कर रहा हूं, उस केस में क्या होगा, आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा और साथ में यहां पर जीएसटी के प्रोविजन भी लग जाएंगे। क्यों, देखो जो रबर मैंने इंपोर्ट किया है उस पर मुझे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया है इंडिया के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग करके मैं सेल कर रहा हूं, तो वो भी यहां पर सप्लाई के स्कोप में आ जाता है और आपको जो है जीएसटी का पेमेंट भी यहां पर करना पड़ेगा। क्लियर है। सो दो कंडीशन ध्यान में रखना, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो भी फिनिश गुड्स है अगर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कोई भी ड्यूटी पेमेंट नहीं करना है, और अगर उसको क्लियर कर रहे हो फॉर होम कंजम्पशन उस केस में आपको ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट और स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग सच प्रोसेस। अब मान लीजिए मैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो उसमें वेस्ट या स्क्रैप भी जनरेट हो सकता है ना। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो काफी बच्चों को इसमें जो है डाउट रहता है, अच्छे से यहां पर समझेंगे। मान लीजिए मैंने कोई भी रबर इंपोर्ट किया था, उससे मैंने टायर बनाया और टायर बनाने के बाद कुछ वेस्ट यहां पर जनरेट हुआ, ठीक है। देखो अगर फिनिश गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अब वेस्ट और स्क्रैप का क्या हो सकता है, अब मैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया उसके दौरान जो भी वेस्ट जनरेट हुआ उसके दो चीजें मैं कर सकता हूं, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर दूं, ठीक है, वो कुछ काम का नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर उस वेस्ट और स्क्रैप को मैं सेल करता हूं, ठीक है, भंगार वाले को दे दिया मैंने, सेल कर दिया। सेल करूंगा तो कहां करूंगा, डीटीए में ही सेल करूंगा, वेस्ट और स्क्रैप को मैं एक्सपोर्ट तो नहीं करूंगा, है ना। सो दो चीजें ही यहां पर हो सकती है वेस्ट और स्क्रैप के रिगार्डिंग। तो देखो अगर आपका फिनिश गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो मैंने रबर इंपोर्ट करके टायर बनाया और उस टायर को अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैंने वेस्ट और स्क्रैप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इंडिया के अंदर वेस्ट और स्क्रैप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उस केस में इंपोर्ट ड्यूटी शेल बी रेमिटेड, मतलब कोई ड्यूटी आपको पे करने की जरूरत नहीं, आपका इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो रेमिट कर दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं वेस्ट और स्क्रैप को सेल कर रहा हूं इन डीटीए, मतलब मैंने बंगाल वाले को बेच दिया, उस केस में क्या बोला है, इंपोर्ट ड्यूटी विल बी लेविड एज इफ सच वेस्ट इज इंपोर्टेड, मतलब ऐसा ही माना जाएगा कि उस वेस्ट को भी आपने इंपोर्ट किया है और उस वेस्ट और स्क्रैप पे भी आपका इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा अगर आप सेल कर रहे हो डोमेस्टिक टेरिटरी में। क्लियर है। सो फर्स्ट केस क्लियर है, जब आपका फिनिश गुड्स जो है वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड केस लेते हैं, जब फिनिश गुड्स आर सोल्ड इन डीटीए, मतलब फिनिश गुड्स आप इंडिया में ही सेल कर रहे हैं और वेस्ट और स्क्रैप भी आप इंडिया में ही सेल कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी विल बी लेविड एट सच रेट विच इज एप्लीकेबल ऑन द इंपोर्टेड गुड्स विच इज कंटेन्ड इन सच वेस्ट और स्क्रैप। मान लीजिए मैंने रबड़ यहां पर इंपोर्ट किया था, उससे टायर बनाया और जो भी स्क्रैप यहां पर जनरेट हुआ है, तो उस पर रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लगेगा, जो मेरा इंपोर्टेड मटेरियल है, जो रबर पे जितना रेट लग रहा है उतना ही उस वेस्ट और स्क्रैप पे लगेगा, ठीक है। अब देखो इसको समझने के लिए यहां पर मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल से पूरा ये कॉन्सेप्ट समझता है। अब एग्जांपल क्या है, तो देखो द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इज रबर, रबर इंपोर्ट किया है और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टायर को इन वेयर हाउस में जाके, ठीक है। रबर जो इंपोर्टेड किया था वो 1500 किलो था और अदर प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज किया उस रबर से टायर बनाने के लिए वो 210 किलो के थे, ठीक है। तो टोटल रॉ मटेरियल मैंने कितना यूज किया है, तो यहां पर हो गया 1710 किलो, ठीक है। टोटल इतना रॉ मटेरियल मैंने यूज किया है। अब नंबर ऑफ टायर मैन्युफैक्चर, कितने टायर्स बने हैं उससे, तो 100 पीसेस यहां पर बने हैं, जिसमें हर एक पीस का वेट दिया हुआ है 16.5 kg, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, तो 100 इंटू 16.5 करेंगे तो 1650 किलो का आपका फिनिश गुड्स हो गया, ठीक है। रॉ मटेरियल डाला था 1710 kg और उसमें से फिनिश गुड्स कितना बना, 1650 kg, तो मेरा वेस्ट और स्क्रैप कितना हो गया, यहां पर 60 kg का मेरा वेस्ट जनरेट हुआ है, ठीक है। अब जो भी मेरे टायर्स हैं 100 पीसेस बने हैं, उसमें से बोला है कि भैया एक्सपोर्ट कर रहे हो 75 पीस को और क्लियर कर रहे हो फॉर होम कंजम्पशन 25 पीसेस, ठीक है। तो उस केस में देखो वेस्ट कितना है, तो वेस्ट हमने देखा यहाँ पर 60 kg का वेस्ट हो गया। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपोर्ट के लिए कितना है, जो फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर दो सिनेरियोस देखे थे, ये पहला जब फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो और दूसरा जब फिनिश गुड्स सेल कर रहे हो डीटीए में, ठीक है। तो दोनों को अपने को बाइफरकेट करना पड़ेगा। फर्स्ट केस लेते हैं जहां पर आप जो है गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, ये 75 पीसेस को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये वेस्ट कितना एट्रीब्यूटेबल है टू एक्सपोर्टेड टायर्स, तो देखो कैसे निकालेंगे, 60 kg का टोटल वेस्ट है, उसमें से 75 पीसेस जो है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और टोटल पीसेस कितना है 100, तो कितना हो गया 45 kg का आपका वेस्ट जो है वो एट्रीब्यूटेबल है, रिलेटेड है टू एक्सपोर्टेड टायर्स, ठीक है। अब अगर इस 45 kg को आप यहां पर स्क्रैप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, अगर आपने वेस्ट और स्क्रैप को डिस्ट्रॉय कर दिया उस केस में क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी रेमिट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्लियर है, अगर उस 45 kg को आप यहां पर डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो आपका इंपोर्ट ड्यूटी रेमिट हो जाएगा। अगर आप उसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो और उसको सेल कर रहे हो डीटीओ में,
डीटीएम है, उस केस में क्या होगा, आपको इस 45 केजीज में वो पोर्शन निकालना पड़ेगा जो इंपोर्टेड मटेरियल क्या है। अब देखिए 45 केजी का जो वेस्ट है वो क्या सिर्फ इस 1500 किलो से ही बनाया गया। टोटल रॉ मटेरियल कितना था, 1710 केजी, ठीक है। इसमें इंपोर्टेड रबर भी था और अदर प्रोडक्ट्स यूज्ड वो भी था, दोनों का हिस्सा है, ठीक है। सो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि इस वेस्ट में से कितना वेस्ट जो है वो एट्रीब्यूटेबल है टू इंपोर्टेड रबर्स। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो 45 केजीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, डिवाइड बाय 1710, तो ये आ जाएगा 39.5 केजीज, ठीक है। और इस पे आपको जो है यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा क्योंकि आप सेल कर रहे हो डीटीएम में। क्लियर है। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं, जब आप गुड्स को होम कंजप्शन के लिए क्लियर कर रहे हो, सेल कर रहे हो डीटीएम में, उस केस में क्या होगा, सेम प्रोसेस दिया है, 60 केजी को मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 100, तो ये 15 केजी आ गया जो एट्रीब्यूटेबल है, जितना आपने गुड्स डीटीएम में सेल किया उसको। अब उसमें से इंपोर्टेड मटेरियल कितना यूज किया है, तो 15 केजीज को 1500 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 1710, तो कितना आ जाएगा 13.2 केजी। अब ये 13.2 केजी पे आपको जो है ड्यूटी पे करना पड़ेगा ऑफ इंपोर्टेड रबर, ठीक है। सो जितना रिबर पे जितना रेट था उसी रेट से आपको इस 13.2 केजी वेस्ट पे भी आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। आई होप ये वेस्ट और स्क्रैप का कॉन्सेप्ट आपको समझा है। चार्ट के साथ अगर आप एग्जांपल देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 66 जो बात करता है पावर टू एग्जाम्प्ट इंपोर्ट मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन वेयरहाउस। अब देखो मैंने कोई भी गुड्स को इंपोर्ट किया, ठीक है, मान लीजिए मैंने रबर इंपोर्ट किया है, उस पर यहाँ पर रेट दिया होता है 28%, ठीक है। उस रबर से मैंने टायर बनाया, तो टायर बना करके मैं बेच रहा हूं। अब उस टायर पे जो रेट है वो है यहाँ पर 12%। तो क्या हो रहा है, जो इंपोर्टेड मटेरियल है उस पर रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू जो मैं फिनिश प्रोडक्ट बेच रहा हूं, ठीक है। सो द रेट ऑफ ड्यूटी लेवेबल ऑन द इंपोर्टेड मटेरियल एक्सीड्स द रेट ऑफ ड्यूटी लेवेबल ऑन सच गुड्स। उस केस में यहाँ पर गवर्नमेंट अगर चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी है, उस केस में आपका ड्यूटी जो है यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर सकता है या फिर रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। सो एग्जाम द इंपोर्टेड मटेरियल फ्रॉम द होल और पार्ट ऑफ द एक्सेस रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। सो वो रिड्यूस कर सकते हैं या एग्जाम कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 67, 68 और 69, तीनों ही साथ में दिए हुए हैं। ये बात करता है रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेयरहाउस। अब देखो जब भी गुड्स को वेयरहाउस से रिमूव कर रहे हो तो तीन चीजें हो सकती हैं। पहला, आप एक वेयरहाउस से ट्रांसफर करके दूसरे वेयरहाउस में ले जाओ, या फिर आप जो है उनको क्लियर करवा लो फॉर होम कंजप्शन, और तीसरा जो है वेयरहाउस गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तीनों ही केस वन बाय वन देखते हैं। तो पहला दिया हुआ सेक्शन नंबर 67 के अंदर जो बात करता है ट्रांसफर फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर, मतलब एक वेयरहाउस से आप दूसरे वेयरहाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं। उस केस में आपको जो है प्रॉपर ऑफिसर का यहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा कि भैया हम यहाँ से गुड्स को दूसरे वेयरहाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रॉपर डिस्पैच ऑफ गुड्स अंडर वन टाइम लॉक एंड प्रॉपर रिसीट ऑफ गुड्स एट द डेस्टिनेशन वेयरहाउस सो दैट देयर इज नो रिस्क टू रेवेन्यू। मतलब यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि गुड्स जो है प्रॉपर क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रांसफर हो और प्रॉपरली वहां पर दूसरे वेयरहाउस में रिसीव हो जाए, ठीक है। बीच में कोई भी चोरी ना हो जाए, कहीं गुड्स घूम ना जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर गुड्स कम हो गए, मान लीजिए मैंने 1000 केजीज के गुड्स रखवाए थे, अब मैं ट्रांसफर किया, उसमें 20 किलो यहाँ पर गायब हो गए, चोरी हो गए, उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट को खतरा होगा रेवेन्यू का, ठीक है, उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसलिए क्या बोला, आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि प्रॉपरली डिस्पैच हो और सामने वाले को प्रॉपरली रिसीव हो जाए। नेक्स्ट, आप अगर गुड्स को क्लियर करवा रहे हो फॉर होम कंजम्पशन, उस केस में क्या होगा, आपको एक एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को। उसके बाद जो भी आपका ड्यूटी है डिटरमाइन, वो भी आपको पे करना पड़ेगा, और अगर कोई इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो भी आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और ये सारी कंडीशंस आप फुलफिल कर लोगे, और अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि भैया आपने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी फाइल कर लिया, आपने ड्यूटी का पेमेंट भी कर दिया है, कोई इंटरेस्ट पेनल्टी था तो वो भी आपने पेमेंट कर दिया है, उस केस में प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पर ऑर्डर पास कर देगा और आपको परमिट कर देगा फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है, आप अपने गुड्स को ले जा सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलिक्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द वेयरहाउस गुड्स। अब देखिए, मान लीजिए मैंने कोई भी गुड्स इंपोर्ट करवाया और वेयरहाउस में रखवाया, अब मुझे वो गुड्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं उनको क्या करना चाह रहा हूँ, रिलिक्विशमेंट करना चाह रहा हूँ। तो उस केस में क्या बोला है, ओनर में रिलिक्विश हिज टाइटल टू द गुड्स अपॉन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। आपको सिर्फ पेनल्टी पे करके आप यहाँ पर गुड्स को छोड़ सकते हो, ठीक है। ही shall not be liable to pay duty thereon। आपको कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर पेनल्टी पे करके गुड्स को रिलिक्विशमेंट करवा सकते हो। बट इट इज नॉट अलाउड वेयर एन ऑफेंस अपीयर टू हैव बीन कमिटेड। अगर कोई गुड्स के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस कमिट किया है तो आपको यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, अदरवाइज आप अपने गुड्स को रिलिक्विश करवा सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट। थर्ड केस क्या है, जब आप गुड्स को इंपोर्ट किए हो, आप उसके बाद जो है गुड्स को जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में क्या बोला है, वेयरहाउस गुड्स मे बी एक्सपोर्टेड टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी इफ नो इंपोर्ट ड्यूटी विल बी लेवर्ड ऑन गुड्स सो एक्सपोर्टेड। अगर जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर कोई ड्यूटी पेबल नहीं है, या फिर आपने जो है शिपिंग बिल फाइल कर लिया, आप जब भी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो आपको शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता है, वो आपने फाइल कर दिया है, या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट, लेबर और डिक्लेरेशन शुड बी प्रेजेंटेड, एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर कोई गुड्स ऐसे हैं जिन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल है
तो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, फाइन हो गया, पेनल्टी हो गया, वो आपने पे कर दिया है और पीओ सेटिस्फाइड है दैट ऑल रेगुलेशंस एंड रेस्ट्रिक्शन इज कंप्लाइड विद और फुलफिल्ड, ठीक है, उस केस में प्रॉपर ऑफिसर आपको जो है गुड्स को एक्सपोर्ट करने देगा विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। लेकिन नेक्स्ट क्या दिया है, देखो, इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑफ द ओपिनियन दैट द गुड्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन आर लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक इनटू इंडिया। मतलब देखो, आपने गुड्स इंपोर्ट किए, उसके बाद आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी कर रहे हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि भैया आप जो है इन गुड्स को स्मगल बैक करने वाले हो इंडिया के अंदर, उस केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो देखो, इट मे डायरेक्ट दैट सच गुड्स शैल नॉट बी एक्सपोर्टेड टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। मतलब आपको जो है एक्सपोर्ट करने ही नहीं देंगे विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, या फिर आपको एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे बट विद सच रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन एज में बी नोटिफाइड। या तो आपका जो है एक्सपोर्ट ही यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, आप ड्यूटी पे करो उसके बाद ही एक्सपोर्ट कर पाओगे, या फिर जो है आपको अलाउ करेंगे लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन लगा दिया जाएगा अगर उनको ऐसा लगता है कि भैया आप जो है उन गुड्स को स्मगल बैक करने वाले हो इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 70 जो बात करता है अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉलेटाइल गुड्स। अब देखो, वॉलेटाइल गुड्स क्या होता है, जो भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए हैं, वाइन हो गया, है ना, तो कोई भी ऐसे गुड्स है जो इवोपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसे गुड्स हैं जिनको मैंने जब इंपोर्ट किया था उसकी क्वांटिटी 1000 लीटर्स थी, मैंने पेट्रोलियम इंपोर्ट किया, 1000 लीटर्स का क्वांटिटी था। अब जब मैं वेयरहाउस से क्लियर करवा रहा हूं तो उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा क्योंकि वो जो है हवा में इवोपरेट हो जाता है। उस केस में क्या बोला है कि देखो, व्हेन एनी नोटिफाइड गुड्स, फ्यूल, मोटर स्पिरिट, वाइन एक्सेट्रा at the time of delivery from warehouse found to be deficient in quantity on account of natural loss। अब नेचुरल लॉस की वजह से उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, उस केस में एसीडीसी अगर चाहे तो एसीडीसी ऑफ कस्टम्स में रेमिट द ड्यूटी ऑन सच डेफिशिएंसी। मतलब वो जो जितना क्वांटिटी कम हुआ है उस पे आपको कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको रेमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 71 एंड 72 जो बात करता है इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस। अब देखो, वेयरहाउस से गुड्स और रिमूव करने के लिए हमने देखा कि 3 तरह से आप गुड्स को रिमूव कर सकते हो। पहला, आप एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में गुड्स को ट्रांसफर कर दो। दूसरा, आप जो है उनको क्लियर कर लो फॉर होम कंजप्शन। और तीसरा है आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। इन 3 केसेस के अलावा आप किसी भी तरह से गुड्स को यहां पर रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। सो सेक्शन 171 प्रोहिबिट करता है कि इन 3 मेथड्स के अलावा कोई भी तरह से आप गुड्स को रिमूव नहीं कर सकते हो। सेक्शन 72 ने यहां पर केसेस दिए हैं वेयर गुड्स कंसिडर टू बी इनअप्रोप्रिएटली रिमूव्ड। मतलब इन केसेस के अंदर गुड्स को ऐसा माना जाएगा कि ये इनअप्रोप्रिएटली रिमूव किए गए हैं और उस केस में पीओ में डिमांड द फुल अमाउंट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, फाइन एंड पेनल्टी, ठीक है। सो इन केसेस में पूरा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। कौन कौन से केसेस हैं, तो देखो, पहला दिया है वेयर हाउस गुड्स आर रिमूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 71 के अंदर हमने 3 मेथड देखे थे रिमूव करने के, उसके कोई प्रोविजन को आपने कॉन्ट्रावेन करके गुड्स को रिमूव किया। दूसरा, वेयरहाउस गुड्स हैव नॉट बीन रिमूव्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच सच गुड्स आर परमिटेड अंडर सेक्शन 61 टू रिमेन इन अ वेयरहाउस। मतलब देखो, आपको परमिशन मिली थी कि आप 6 महीने के लिए गुड्स को रख सकते हो वेयरहाउस में, उतने टाइम पीरियड में आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया तो वो भी यहाँ पर जो है इनअप्रोप्रिएटली रिमूव माना जाएगा। और थर्ड क्या बोला है कि गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 59 and which have not been cleared for home consumption or export are not duly accounted for to the satisfaction of proper officer। so इन तीनों ही केसेस में गुड्स को जो है यहाँ पर इनअप्रोप्रिएटली रिमूव माना जाएगा और आपसे पूरा जो है ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन सब चीजें आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर ओनर जो है फेल्स टू पे द ड्यूटी चार्जेबल, अगर ऑनर जो है वो ड्यूटी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन ये सब चीजें पे नहीं कर पा रहा है, उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, जो भी गुड्स वेयरहाउस में रखे हुए हैं उनको डिटेन कर सकता है और सेल कर सकता है, ठीक है, ऑन सच सफिशिएंट पोर्शन ऑफ हिज गुड्स एज द सेड ऑफिसर में डीम्ड फिट आफ्टर गिविंग अ नोटिस टू द ऑनर। ऑनर को एक नोटिस देगा और उसके जो भी गुड्स वेयरहाउस में रखे हुए हैं उनको डिटेन करके उनको सेल कर देगा और आपका जो है पैसा यहाँ पर वसूल लेगा अगर आप यहाँ पर फेल्स टू पे द ड्यूटी और इंटरेस्ट है तो। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 73 जो बात करता है कैंसिलेशन एंड रिटर्न ऑफ द वेयरहाउस बॉन्ड। अब देखो, जब भी मैं गुड्स को वेयरहाउसिंग करवा रहा हूं तो मुझे इनटू बॉल बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा, साथ में सिक्योरिटी भी फर्निश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने अगर गुड्स को जो है वेयरहाउस से क्लियर करवा लिया, ठीक है, चाहे वो क्लियर फॉर होम कंजम्पशन है या फिर एक्सपोर्ट करा दिया या फिर ट्रांसफर कर दिया टू अनदर वेयरहाउस, ठीक है, और जो भी अगर कोई ड्यूटी है, ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ सच गुड्स हैव बीन पेड। मैंने गुड्स को क्लियर भी करा दिया और जितना ड्यूटी मुझे पे करना था उतना ड्यूटी भी पे कर दिया, उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपका बॉन्ड को जो है कैंसिल कर देगा एज डिस्चार्ज इन फुल एंड शेल ऑन डिमांड डिलीवर है, ठीक है। तो आपने जो भी इनिशियली जो बॉन्ड दिया था वो आपको यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने ड्यूटी भी पे कर दिया और गुड्स को भी क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 73A जो बात करता है कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ वेयरहाउस गुड्स। अब देखो, जो भी गुड्स आप वेयरहाउस में रखते हो तो जो लाइसेंसी रहता है
वो क्या करता है, वो अपॉइंट करता है एक वेयर हाउस कीपर को, ठीक है। और वेयर हाउस कीपर के कस्टडी में यहाँ पर सारे गुड्स रखे जाते हैं। सो वेयर हाउस कीपर क्या होता है, इंचार्ज होता है ऑफ द वेयर हाउस, ठीक है। और वो यहाँ पर एक कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू सारे गुड्स को मेंटेन करता है, कितने गुड्स आए हैं, सारी चीजें वो यहाँ पर मेंटेन करता है। जो वेयर हाउस कीपर है वो यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ऑफ रिसीट, हैंडलिंग, स्टोरिंग एंड रिमूवल ऑफ एनी गुड्स इनटू और फ्रॉम द वेयर हाउस, ईच एक्टिविटी एंड ऑपरेशन इन रिलेशन टू द वेयर हाउस गुड्स। सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन करता है वेयर हाउस कीपर। वेयर हाउस कीपर कौन होता है, जिसको लाइसेंसी अपॉइंट करता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स है वो कितने टाइम पीरियड तक मेंटेन करने पड़ेंगे, तो बोला है प्रिजर्व फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस। जब आप गुड्स को रिमूव कर रहे हो वहां से 5 साल के लिए आपको यहाँ पर गुड्स को, जो भी रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पर आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। एंड फॉर द डिजिटल कॉपीज ऑफ द सेम आल्सो नीड टू बी प्रिजर्व एट एनी प्लेस अदर देन वेयर हाउस, ठीक है। डिजिटल कॉपी भी यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब देखो, अगर कोई भी गुड्स जो है वेयर हाउस में आपने रखे और वो रिमूव हो गया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 71 के अंदर हमने क्या देखा, 3 मेथड्स दिए थे कि इन 3 तरीके से आप गुड्स को रिमूव कर सकते हो, या तो ट्रांसफर कर दो दूसरे वेयर हाउस में, या फिर क्लियर कर दो फॉर होम कंजम्पशन, या फिर एक्सपोर्ट कर दो। इन 3 के अलावा किसी और तरीके से आपने गुड्स को रिमूव किया है, या गुड्स चोरी हो गए या कुछ भी हो गया उन गुड्स के साथ, तो उस केस में जो लाइसेंसी होगा, जो लाइसेंसी वेयर हाउस कीपर को अपॉइंट करता है, वो लाइसेंसी यहाँ पर लाइबल होगा टू पे ड्यूटी, इंटरेस्ट, फाइन एंड पेनल्टी, ठीक है। एंड दिस वुड बी इन एडिशन टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अगेंस्ट हिम अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। मतलब उस पर कुछ और प्रोविजंस भी लगाए जा सकते हैं। तो मैंने एक बार अपने गुड्स को वेयर हाउस करा दिया, तो उसके बाद जो है लाइसेंसी की जिम्मेदारी उन गुड्स का ध्यान रखना। अब उन गुड्स के साथ कोई भी चीज हो जाती है, चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में जो लाइसेंसी है वेयर हाउस का, वो यहाँ पर लाइबल होगा ड्यूटी पेमेंट करने के लिए। क्लियर है। अब लास्ट आ जाता है, एक केस लो दिया हुआ है अच्छा सा, बेको लॉरीज लिमिटेड करके, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये क्या बोलता है, तो देखो मान लीजिए मैंने गुड्स को वेयर हाउस में रखवाया है, ठीक है। अब वेयर हाउस में रखवाया, अब मैंने जब भी गुड्स को क्लियर करवाना था तो मैंने यहाँ पर एक्सबोन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, जितना ड्यूटी का अमाउंट था वो ड्यूटी का अमाउंट भी पे कर दिया। लेकिन किसी कारणवश मैं गुड्स को रिमूव नहीं कर पाया, ठीक है। मैंने ड्यूटी पे कर दिया, सारी चीजें हो गई, क्लियरेंस हो गया, लेकिन मैं वेयर हाउस से गुड्स को रिमूव नहीं कर पाया। और मैंने क्या किया, सेक्शन नंबर 49 के अंदर वेयर हाउसिंग कराया विदाउट वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गुड्स क्या हो गए, क्लियर हो गए, मैंने सिर्फ किसी कारण से वो गुड्स को वेयर हाउस से ले जा नहीं पाया। उस केस में अगर मान लीजिए मेरा जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो बढ़ जाता है, कस्टम ड्यूटी जो मैंने पे कर दिया, बट कुछ टाइम तक गुड्स वेयर हाउस में ही पड़े रह गए, और उस टाइम पे अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ जाता है तो उस केस में क्या बोला है, क्या उस ड्यूटी को रीअसेस करना पड़ेगा। तो देखो ये केस में क्या बोला है कि आपको ड्यूटी को जो है रीअसेस करने की जरूरत नहीं है, जो आपने गुड्स को जो जितना ड्यूटी पे कर दिया है वो सफिशिएंट है, ठीक है। सो आपको कोई भी एडिशनल अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके गुड्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, और आपको जो सेक्शन नंबर 49 का जो है बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा। So the goods allowed to be retained for storage in the warehouse are permitted under section 49 of the Customs Act are not treated as warehouse goods। मतलब ये गुड्स अगर आपने सेक्शन 49 के अंदर रखे हैं तो वो वेयरहाउस गुड्स नहीं माने जाएंगे, और उन पे वेयरहाउसिंग का प्रोविजन नहीं लिए गए हैं, ठीक है। वो एक तरह के आपने क्लियर करवा दिया, आपने ड्यूटी भी पे कर दिया है। तो यहाँ पर सेक्शन 49 के अंदर आपको कोई भी आपने ड्यूटी पे कर दिया है तो एडिशनल आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कंपाइलर के अंदर, अच्छे से आप उसको सॉल्व कर देना। सो 8 पेजेस के अंदर पूरा वेयरहाउसिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझा होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।